स्टार्ट। यह भी विचार किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है, चाहे आविष्कार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे, उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिश्रम किया है या कुछ आविष्कार किया है उसका उपयोग उसको प्राप्त ना हो, उसका उपयोग वह ना करे। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का आविष्कार करता है तो आविष्कार करने में न केवल उसका अपना परिश्रम होता है, लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, उस सबसे भी वह लाभान्वित होता है। इसलिए जब तक किसी आविष्कारक के किसी आविष्कार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी विचार हमारे दिमाग में आता है कि जिस व्यक्ति ने समाज की सहायता से आविष्कार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पेटेंट लॉ इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि मैं समझता हूं कि पेटेंट लॉ के पीछे दो सिद्धांत निश्चित है। पहला सिद्धांत तो यह है कि जो व्यक्ति परिश्रम करके धन कमाता है, अपना दिमाग लगाकर किसी वस्तु का आविष्कार करता है, उसके साथ अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रक्षा होनी चाहिए, उसके साथ ही जैसा मैंने अभी कहा है, कोई व्यक्ति समाज में व्यर्थ काम नहीं करता है, वरन पिछले समाज के लोग ने जो जो काम किए होते हैं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में, जिसके आधार पर वह कोई आविष्कार करता है तो उसका प्रतिफल तो मिले, लेकिन जो परिणाम हो उसका प्रतिफल समाज को भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह भी इस विधेयक के पीछे स्थापित किया गया है और इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविष्कार के लिए जो अधिकार है, चाहे धन के उपार्जन का अधिकार हो या प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार हो, उस प्रतिष्ठा को और चाहे धन का, दोनों का लाभ व्यक्ति विशेष को मिले। पैरा। देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए, ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टि से इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ हैं, हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं, कई प्रकार की रीति रिवाज है। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीब की सेवा के लिए आज हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वह मिली है। जिस प्रकार से भरत ने अयोध्या के राज्य को राम को समझकर सेवा के लिए राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि राज्य की गरीब जनता का और उनके नाम पर उनके संरक्षण बनकर हमें उसका संचालन करना चाहिए। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सब लोग घर के प्रकाश में पहुंचते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमें वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुखों को दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिए हुए वचन को पूरा करना है। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कुछ समान अंश भी है या नहीं। यदि है तो समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने में हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों को यह अपने आप उदय होने लगेगा। अगर किसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं मिल सकेगा। पैरा। किसी भी देश की विदेश नीति अपने आप में कोई स्वतंत्र नीति नहीं होती है, वरन वह किसी देश की आंतरिक नीति को स्पष्ट करती है।
उदाहरण के लिए हम अमेरिका को ले सकते हैं। उसे अपने यहाँ अधिक अन्न पैदा किया और जब उसके पास अन्न फालतू बच जाता है तब वह अपने बकाया अनाज की बिक्री के लिए ऐसे देशों की तलाश करने लगता है जो उधार पर माल ले सकता हो। किंतु हमारी आंतरिक नीति ने यह तय किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वदेशी मुद्रा की कोई राशि हमारे पास नहीं बचेगी तो हमें कर भी लेना पड़ेगा और मुद्रा प्रसार भी कर दिया गया है। कुछ संकट पड़ने के बाद इस बात की आवश्यकता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपयोग हो सकेगा। श्रीमान, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीति ने उस अंतर को घटाने की कोशिश की है? प्रश्नवाचक। क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है कि बालिग मताधिकार के आधार पर यूएनओ का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या आप यह देखते हैं कि फौज के हिसाब से कर लगाकर एक विकास का खाता खोल दिया जाए तो देश की विकास में सहायता मिल सकती है? उन्होंने मजदूर को 1 घंटा हमारे देश में मजदूरों के 100 घंटों के बराबर माना जाता है। क्योंकि उनके पास साधन है इसलिए यह अंतर भी बढ़ता चला जाता है। किसी देश के अंदर आंतरिक नीति में अमीर और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा है और वह दुनिया के लोगों में विद्यमान अमीर और गरीब इस अभिशाप को समाप्त करेगा, यह समझने में काफ़ी समय लग सकता है। अब मैं आपको ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वी जर्मनी को मान्यता देते हैं कि हमें परेशानी होती है, इसलिए यदि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगे, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं।